नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राज्य विधानसभा में कल शक्ति परीक्षण कराने के आदेश दिए। उच्चतम न्यायालय राज्यपाल के निर्देश को चुनौती देने वाली शिवसेना की याचिका पर आज शाम सुनवाई करेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को उदयपुर नृशंस हत्याकांड की जांच करने के आदेश दिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 47वीं जीएसटी परिषद की बैठक के विचार विमर्श के बारे में आज मीडिया को जानकारी देंगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से अमरनाथ तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। केंद्र ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्यों को सतर्कता और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। बुसान यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज में भारत से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इंडिया सेंटर की स्थापना की गई। तुर्की ने स्वीडन और फिनलैंड के नेटो में शामिल होने पर सहमति दी। मलेशिया ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स में पीवी सिंधु और पी कश्यप प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे और विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में नोवाक जोकोविच, एंडी मर्रे और एम्मा राडुकानु आज अपने दूसरे दौर के सिंगल्स मैच खेलेंगे। दोपहर समाचार में अतहर सईद के साथ मैं कनकलता। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। कल अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न था, किस नेता ने समाचार पत्र मूक नायक जनता और समता का प्रकाशन शुरू किया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर। आकाशवाणी समाचार को दुनिया भर के श्रोताओं से इस प्रश्न का उत्तर मिला है। भाग्यशाली विजेता हैं केरल में मल्लपुरम जिले के अब्दुल मजीद ईके। नमस्कार, मेरा नाम अब्दुल मजीद है। मैं केरला से मलप्पुरम जिला से बोल रहा हूँ। मैं 20 साल से आकाशवाणी का दूरसंचार भाषण सुन रहा हूँ। इस प्रतियोगिता में मैं विजयी होने के नाते बहुत खुश है। धन्यवाद। अमृत महोत्सव क्विज का अगला प्रश्न सोमवार 4 जुलाई को पूछा जाएगा। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव quiz@prasarabharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। और अब समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राज्य सरकार को कल विधानसभा में बहुमत परीक्षण कराने का निर्देश दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने कल राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और राज्य की राजनीतिक स्थिति का हवाला देते हुए बहुमत परीक्षण कराने की मांग की। राज्यपाल ने कहा कि महाराष्ट्र की वर्तमान राजनीतिक स्थिति अनिश्चित है। राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने 7 निर्दलीय विधायकों के ईमेल और महाविकास अघाड़ी सरकार के साथ अपेक्षित विधायकों की संख्या न होने के बारे में विधानसभा में विपक्ष के नेता के पत्र सहित अनेक मुद्दों का संज्ञान लिया है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ विश्वास मत के एक मात्र एजेंडे के साथ विधानसभा का विशेष सत्र कल दिन में 11 बजे बुलाने का निर्देश दिया है और कार्यवाही किसी भी हालत में शाम 5 बजे तक पूरी करने को कहा है। विधानसभा की पूरी कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया जाएगा। मतदान ध्वनिमत से नहीं होगा।
वोटों की गिनती के लिए विधायकों से अपने स्थान पर खड़े होने को कहा जाएगा। इस बीच शिवसेना ने कल के शक्ति परीक्षण के निर्देश को चुनौती देने के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। शिवसेना के मुख्य सचेतक सुनील प्रभु ने एक याचिका दायर की है। शिवसेना के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने उच्चतम न्यायालय से याचिका को तुरंत सूचीबद्ध करने का आग्रह किया। सुनवाई आज शाम 5 बजे होगी। शीर्ष न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को 3 बजे तक सभी दस्तावेज तैयार रखने को कहा है। महाराष्ट्र में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार को कल सदन में बहुमत साबित करने के आदेश के बाद अब शक्ति परीक्षण का समय नजदीक आता जा रहा है। विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने कल रात उपराज्यपाल से मिलकर राज्य में मौजूदा राजनीतिक स्थिति से अवगत कराया। इसके बाद ही राज्यपाल ने कल शक्ति परीक्षण कराए जाने का निर्देश दिया। श्री फडणवीस ने अपने पत्र में कहा कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार अल्पमत में है क्योंकि शिवसेना के 39 विधायक राज्य से बाहर हैं और वे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं चाहते। उन्होंने शिवसेना के उन 39 विधायकों की इच्छा का हवाला दिया जो एकनाथ शिंदे खेमे में हैं। राज्यपाल ने विधान भवन सचिवालय को मतदान प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखने और विधान भवन के बाहर और अंदर सुरक्षा की समुचित व्यवस्था करने को कहा है। शिवसेना के बागी विधायकों के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने आज कहा कि भाजपा को समर्थन देने का कोई भी फैसला उनके नेता एकनाथ शिंदे करेंगे। गुवाहाटी में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उन्होंने कहा कि सभी विधायक आज मुंबई जाएंगे और कल सदन में शक्ति परीक्षण में शामिल होंगे। श्री केसरकर ने कहा कि बागी विधायक कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन बनाए रखने के पक्ष में नहीं हैं और इसकी जानकारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को कई बार दी गई थी। महाराष्ट्र में बागी विधायकों की सुरक्षा के सवाल पर श्री केसरकर ने कहा कि वे लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करते हैं और सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है। उन्होंने कहा कि श्री शिंदे ने असम में मुख्यमंत्री राहत कोष में 50 लाख रुपये दिए हैं। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए को राजस्थान में उदयपुर में कन्हैया लाल की नृशंस हत्या की जांच का निर्देश दिया है। इस हत्याकांड में किसी भी संगठन की संलिप्तता और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की भी गहन जांच की जाएगी। एनआईए का एक दल कल उदयपुर गया था। ये घटना उदयपुर के मालदास इलाके की है। हत्या के तुरंत बाद 2 आरोपियों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें कन्हैया लाल का सिर काटे जाने की बात कही गई थी। घटना के कुछ ही घंटों के अंदर इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। उदयपुर में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस बीच उदयपुर शहर में स्थिति तनावपूर्ण है। शहर के 7 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के आदेश दिए हैं। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। उदयपुर शहर में कल रात कर्फ्यू लगा दिया गया। शहर में स्थिति को देखते हुए 4 आईपीएस अधिकारी, 30 आरपीएस अधिकारी तथा 600 पुलिसकर्मी भेजे गए हैं। इस घटना के बाद पूरे राज्य में अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रदेश भर में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं तथा धारा 144 लगा दी गई है। अगले आदेश तक पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों तथा धर्म गुरुओं ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए सभी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर घटना को देखते हुए अपनी जोधपुर यात्रा रद्द कर दी है और जयपुर लौट आए हैं। श्री गहलोत ने इस घटना में किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय कट्टरपंथी संगठन के शामिल होने से इनकार नहीं किया है। आज सवेरे जोधपुर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये कोई छोटी घटना नहीं है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कट्टरवादी तत्वों के शामिल हुए बिना ऐसी घटनाओं को अंजाम नहीं दिया जा सकता। श्री गहलोत ने कहा कि इस दिशा में जांच शुरू कर दी गई है। श्री गहलोत आज जयपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उदयपुर हत्याकांड पर आज राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। आज नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता राज्यवर्धन राठौड़ ने इसे एक आतंकी घटना करार देते हुए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया।
कन्हैया लगातार लोकल पुलिस से सिक्योरिटी मांगता रहा, लेकिन उसे सिक्योरिटी नहीं दी गई, बल्कि उसके ऊपर प्रेशर बनाया गया कि वो समझौता कर ले। और आप ताज्जुब करेंगे कि सिक्योरिटी कन्हैया को न देकर जो हत्यारे थे उनके भाइयों को सुरक्षा दी गई। 6 दिन तक जब अपनी दुकान बंद रखी, उसके बाद जिस दिन उसने खोली उसकी हत्या कर दी गई। आप इस बात से भी चौंकेंगे कि ये घटना हुई और राजस्थान के गृह मंत्री, जिनकी अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए, वही जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भी हैं, और बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, वो इस घटना को मर्डर कहते हैं, हत्याकांड कहते हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कन्हैयालाल की नृशंस हत्या पर शोक व्यक्त किया और कहा कि हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। हम सबकी संवेदनाएं कन्हैयालाल जी के परिवार के साथ भी है। आज पूरा देश कन्हैयालाल जी के दर्द में शामिल है। हम उनके परिवार के साथ हैं और ऐसी जितनी भी घटनाएं अभी तक हुई हैं, आतंकी हमलों में जो लोग मारे गए हैं, उनके परिवार के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है। इस समय भगवान उनके परिवार को हिम्मत दे, दुख सहन करने की शक्ति दे। श्री राठौड़ ने कहा कि ये सिर्फ एक ही ऐसी घटना नहीं है, बल्कि राजस्थान में ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान के लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण वातावरण बनाए रखना बहुत जरूरी है। श्री राठौड़ ने कांग्रेस पर राज्य में तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। माल और सेवाकर परिषद ने कर की दरों को तर्कसंगत बनाने की मंत्री समूह की अंतरिम रिपोर्ट स्वीकार कर ली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में 2 दिन की बैठक में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। कुछ राज्य सरकारों ने इस वर्ष 30 जून के बाद भी जीएसटी क्षतिपूर्ति जारी रखने की मांग की है। वित्त मंत्री बैठक में हुए विचार विमर्श का ब्यौरा आज मीडिया को देंगे। केंद्र ने राज्यों को कोविड महामारी के खिलाफ सतर्क रहने और निगरानी रखने के लिए सलाह दी है। पिछले कुछ सप्ताह में कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी को देखते हुए ये निर्देश दिया गया है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने 14 राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड स्थिति की समीक्षा की। इन राज्यों में कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। नीति आयोग के सदस्य डॉ विनोद पॉल भी समीक्षा बैठक में उपस्थित थे। उन्होंने राज्यों को संक्रमण के प्रति सतर्क रहने और स्वास्थ्य मंत्रालय की निगरानी रणनीति के अनुसार जांच बढ़ाने का सुझाव दिया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 197 करोड़ 46 लाख से अधिक कोविड-रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। अब तक 3 करोड़ 65 लाख से अधिक किशोरों को पहला टीका लगाया जा चुका है। स्वस्थ होने की दर 98.56% है। पिछले 24 घंटे में 11,574 मरीज ठीक हुए हैं। इसी दौरान कुल 14,506 नए मामले सामने आए हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने विद्यार्थियों के मन में सेवा भाव छोटी उम्र से ही पैदा करने की जरूरत पर जोर दिया है। चेन्नई के निकट केलमबक्कम में एक अंतर्राष्ट्रीय स्कूल के उद्घाटन अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि स्कूलों को मूल्य आधारित और समग्र शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे छात्रों की क्षमता बढ़ेगी और उनके उच्चतम गुणों को सामने लाया जा सकेगा। I feel really very happy to be at this hall today to inaugurate this prestigious school initiated by Pralad Garu and his other family members. श्री नायडू ने फिर कहा कि स्कूली शिक्षा में मातृभाषा का प्रयोग जरूरी है। कम से कम प्राथमिक स्तर तक स्कूलों में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि जब बच्चे अपनी मातृभाषा बोलते हैं तभी वे वास्तव में सांस्कृतिक विरासत की सराहना कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि तीस्ता, सितलवाड़ और 2 अन्य के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के संबंध में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय की टिप्पणी पूर्ण रूप से अनुचित है। मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि ये देश की स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली में हस्तक्षेप है। उन्होंने कहा कि भारत में कानून के उल्लंघन पर स्थापित न्यायिक प्रक्रियाओं के अनुसार कदम उठाया जाता है। श्री बागची ने कहा कि इस तरह की कानूनी कार्रवाइयों को उत्पीड़न मानना भ्रामक और अस्वीकार्य है। सरकार ने अटॉर्नी जनरल और सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार के वेणुगोपाल का कार्यकाल और 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। जाने माने वकील और संवैधानिक कानून विशेषज्ञ को पहली बार 1 जुलाई 2017 को अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने मुकुल रोहतगी का स्थान लिया था। पुनर्नियुक्ति संबंधी अधिसूचना में कहा गया है कि श्री वेणुगोपाल व्यक्तिगत कारणों से पद पर बने रहने के इच्छुक नहीं थे, लेकिन केंद्र सरकार के अनुरोध पर 3 महीने तक पद पर बने रहने के लिए सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता सेनानी अलूरी सीतारामा राजू की 125वीं जयंती कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए 4 जुलाई को आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में भीमावरम जाएंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर सीतारामा राजू की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। अलूरी सीतारामा राजू एक क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र अभियान चलाया था। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राज्य विधानसभा में कल शक्ति परीक्षण कराने के आदेश दिए। उच्चतम न्यायालय राज्यपाल के निर्देश को चुनौती देने वाली शिवसेना की याचिका पर आज शाम सुनवाई करेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को उदयपुर नृशंस हत्याकांड की जांच करने के निर्देश दिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 47वीं जीएसटी परिषद की बैठक के विचार विमर्श के बारे में आज मीडिया को जानकारी देंगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से अमरनाथ तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। केंद्र ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्यों को सतर्कता और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। बुसान यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज में भारत से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इंडिया सेंटर की स्थापना की गई। तुर्की ने स्वीडन और फिनलैंड के नेटो में शामिल होने पर सहमति दी। मलेशिया ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स में पीवी सिंधु और पी कश्यप प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे और विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में नोवाक जोकोविच, एंडी मरे और एम्मा राडुकोने आज अपने दूसरे दौर के सिंगल्स मैच खेलेंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से श्री अमरनाथ तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। 43 दिन की वार्षिक अमरनाथ यात्रा कल से कश्मीर घाटी में पहलगाम और बालताल से शुरू हो रही है। एक रिपोर्ट। श्रद्धालु कश्मीर में पहलगाम और बालतल आधार शिविरों की आगे की यात्रा के लिए बहुत उत्साहित थे, जहां से वो कल अमरनाथ गुफा के लिए रवाना होंगे। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप के आसपास का नजारा उत्साहजनक था और प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं से श्रद्धालु बहुत खुश दिखाई दिए। इस वर्ष यात्रा के लिए अभूतपूर्व सुरक्षा उपाय किए गए हैं। श्रद्धालुओं को गुफा की ओर ले जाने वाले वाहनों के लिए पुलिस ने विशेष स्टिकर जारी किए हैं। जम्मू शहर में 5 पंजीकरण केंद्रों, 3 टोकन केंद्रों और 32 आवास केंद्रों के आसपास 5000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। यात्रा कल नुनवन और बालतल रास्तों से शुरू होगी। यात्रा के लिए अब तक तकरीबन 3 लाख श्रद्धालुओं ने अपना पंजीकरण कराया है। नसीर राफिर, आकाशवाणी समाचार, जम्मू। बर्फ से ढके पहाड़, हवा के साथ झूमते चीड़ चिनार, झीलों पर तैरते शिकारे, हरी भरी घाटियों के दिलकश नजारे। आकाशवाणी समाचार आपके लिए लेकर आया है जम्मू कश्मीर विशेष श्रृंखला एक नई सुबह। हम बात करते हैं विकास की, निवेश की, पर्यटन की, संस्कृति की और रोज हो रहे बदलावों की। FM गोल्ड पर सुनिए हर शुक्रवार रात 9:15 पर आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति जम्मू कश्मीर एक नई सुबह।
आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आकाशवाणी समाचार स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित 75 कड़ियों का कार्यक्रम निशान प्रसारित कर रहा है। इसका प्रसारण प्रत्येक बुधवार को परिक्रमा में शाम 4:45 पर किया जाता है। स्वाधीनता संग्राम के वे निशान जो साक्षी हैं हमारे सेनानियों के संघर्ष और बलिदान के। आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष श्रृंखला निशान। हर बुधवार को शाम 4:45 पर कार्यक्रम परिक्रमा में FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन ला रहा है इस स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक। आज की कड़ी में हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। इनका जन्म 29 जून 1901 को वर्तमान बांग्लादेश के पबना में हुआ था। लाहिड़ी ने अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह ठाकुर के साथ मशहूर काकोरी षड्यंत्र में भाग लिया। भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन में बदलाव का प्रतीक माना जाता है। 1920 के दशक के दौरान क्रांतिकारी आंदोलन ने ब्रिटिश विरोधी राष्ट्रवाद से विचारधारा में समाजवाद तक और धार्मिक आस्थाओं में अनीश्वरवाद तक का परिवर्तन देखा। लाहिड़ी ने सामाजिक और पारंपरिक रीति रिवाजों को लगातार चुनौती दी, इस सीमा तक कि उन्होंने उस पावन जनेऊ को भी अमान्य करार दिया जो ब्राह्मणों के लिए अभिन्न माना जाता था। उनका मानना था कि सामाजिक पूर्वाग्रह प्रगति के मार्ग की बाधाएं हैं और हमें इन्हें दूर करना होगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अध्ययन करते समय राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का परिचय विख्यात क्रांतिकारी सचिंद्र नाथ सान्याल से हुआ। लाहिड़ी में आजादी की चिंगारी और ललक देखकर सान्याल ने उन्हें बंगवाणी पत्रिका का संपादक तथा अनुशीलन समिति की वाराणसी शाखा का समन्वयक और शस्त्र प्रभारी बना दिया। सान्याल की प्रेरणा से लाहिड़ी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बन गए। 9 अगस्त 1925 को इतिहास प्रसिद्ध काकोरी षड्यंत्र को अंजाम दिया गया। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और ठाकुर रोशन सिंह के साथ मिलकर सरकारी खजाना लेकर जा रही ट्रेन को लखनऊ के निकट लूट लिया। लाहिड़ी ने दूसरी श्रेणी के डिब्बे में चेन खींचकर ट्रेन को रोका। काम पूरा हो जाने पर लाहिड़ी और अन्य क्रांतिकारी अलग अलग स्थानों में तितर बितर हो गए।
काकोरी घटना के बाद लाहिड़ी और 8 अन्य क्रांतिकारियों को बम बनाने का काम सीखने के लिए दक्षिणेश्वर की एक बम फैक्ट्री में भेजा गया। बताया जाता है कि उनके काम के दौरान विस्फोट की एक तेज आवाज ने पुलिस को सतर्क कर दिया और वे सभी गिरफ्तार कर लिए गए। दक्षिणेश्वर बम मामले में लाहिड़ी को साजिश का मुख्य आरोपी पाया गया और 10 वर्ष की सजा देकर अंडमान की सेल्यूलर जेल भेज दिया गया। हालांकि जब काकोरी मामला शुरू हुआ तो लाहिड़ी को साजिश रचने में सहयोगी पाया गया और सुनवाई के लिए उन्हें सेल्यूलर जेल से लखनऊ सेंट्रल जेल स्थानांतरित कर दिया गया। यहाँ अन्य क्रांतिकारियों के साथ उन पर मुकदमा चलाया गया। 17 दिसंबर 1927 को लाहिड़ी को उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला जेल में फांसी दे दी गई। फांसी देने की तय तारीख से 2 दिन पहले ही, क्योंकि ब्रिटिश अधिकारियों को भय था कि ये क्रांतिकारी जेल से भाग निकलेंगे। हम न देखेंगे कल की बहारें तो क्या, तुमको तो वो बहारें दिखा जाएंगे। है वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जाकर लुटा। लाहिड़ी की फांसी न केवल क्रांतिकारियों के इतिहास में अमिट है, बल्कि ये मृत्यु दंड के इतिहास में भी अंकित है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई भी फांसी निर्धारित तिथि से पहले दी गई हो। इस महान स्वतंत्रता सेनानी को आकाशवाणी समाचार का कोटि-कोटि नमन। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ श्रृंखला की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। मिलते हैं कल अगली कड़ी के साथ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं? आपके लिए ऑल इंडिया रेडियो लाया है प्रोग्राम अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जहां हमें आप प्रश्न भेजते हैं व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे एक्सपर्ट देते हैं आपके प्रश्नों के उत्तर हर शनिवार रात 9:30 बजे। इस बार का विषय है आधुनिक इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री, और आपके सवाल प्राप्त करने की अंतिम तारीख 29 जून। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। ये आकाशवाणी है। दक्षिण कोरिया के बुसान यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज में भारत से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इंडिया सेंटर की स्थापना की गई है। सोमवार को इस केंद्र का उद्घाटन किया गया। ये केंद्र बुसान में भारत से संबंधित कार्यक्रमों के लिए एक प्रमुख संगठन के रूप में कार्य करेगा। ये भारत में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराएगा और बुसान विश्वविद्यालय के साथ शैक्षणिक और सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने पर जोर देगा। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नेटो का सदस्य देश तुर्की संगठन में स्वीडन और फिनलैंड को शामिल करने पर सहमत हो गया है। तुर्की ने शुरू में इन देशों को संगठन में शामिल करने का विरोध किया था। नेटो ने एक बयान में कहा है कि तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप एर्दोआन, फिनलैंड के राष्ट्रपति सॉली निनिस्टो और स्वीडन की प्रधानमंत्री मैग्डेलेना एंडरसन के बीच इस मुद्दे पर स्पेन की राजधानी मैड्रिड में एक समझौता हुआ है। पीवी सिंधु मलेशिया ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। कुआलालंपुर में आज सिंधु ने थाईलैंड की पोर्नपावी चोचोवोंग को हरा दिया। हालांकि साइना नेहवाल पहले दौर में अमेरिका की आइरिस वांग से हार गईं। विंबलडन टेनिस में कल फ्रांस की गैर वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हारमनी टैन ने अमेरिका की सेरेना विलियम्स को पहले दौर में हरा दिया। आज पुरुष सिंगल्स के दूसरे दौर में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलिया की थानासी किकीनाकिस से खेलेंगे और ब्रिटेन के एंडी मरे का मुकाबला अमेरिका के जॉन इस्नर से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राज्य विधानसभा में कल शक्ति परीक्षण कराने के आदेश दिए। उच्चतम न्यायालय राज्यपाल के निर्देश को चुनौती देने वाली शिवसेना की याचिका पर आज शाम सुनवाई करेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को उदयपुर नृशंस हत्याकांड की जांच करने के निर्देश दिए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से अमरनाथ तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। केंद्र ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्यों को सतर्कता और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।